नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। पन्नालाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। किसी भी प्रदेश का विकास वहां की सरकार की नियत पर निर्भर करता है। सरकार यदि अच्छी नियत से और कठोर परिश्रम से काम करने वाली है तो उसके परिणाम भी सकारात्मक आते हैं, और यदि सरकार की नियत में खोट है तो उसके चरित्र में दोष है, उसकी मेहनत में कमी है, उनके समर्पण में कमी है, उनके भाव में कमी है, तो अच्छे परिणाम कभी नहीं आ सकते हैं। आप सभी जानते हैं 2014 से पहले भारत का परिदृश्य और वर्तमान परिदृश्य का अगर हम अवलोकन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, तो हमको अंतर साफ दिखाई देगा कि आज हम सभी लोग इन सभी भली बातों से परिचित हैं। आज हमारा देश भी युवा देश है और हमारा प्रदेश भी युवा प्रदेश है। 25 साल में हम प्रवेश कर गए हैं, रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो गया है। हमारी युवा शक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं और उसका सामर्थ्य भी युवा है। युवाओं के इसी सामर्थ्य को सार्थक बनाना है, उनके सपनों को पंख देना हमारी प्राथमिकता है। उनको ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना कि जहां पर वो अपने सभी प्रकार के जो उनके व्यक्तित्व से लेकर उनकी हर गतिविधि का विकास कर सकें। आज हमारी हर नीति, हमारा हर निर्णय उस युवाओं को केंद्र में रखकर लिया जा रहा है। वरना अगर आप याद करेंगे कि एक दौर वह भी था कि युवाओं को अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता था। तब की सरकारें युवाओं की राह सुगम करने की बजाय उनकी हताशा को बढ़ाने का काम करती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में, प्रदेश में हमारी सरकार ने युवाओं की निराशा को खत्म कर नई आशा प्रदान की है। हरिद्वार के लोग भली भांति जानते ही होंगे कि इससे पहले मैदान की हालत क्या थी। यह हमारी सोच का परिणाम है। आप सबकी ये जो आपने सेवा का अवसर प्रदान किया, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ इतना शानदार क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। हम युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इस प्रतिबद्धता में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। ये क्रिकेट के स्टेडियम की तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ इस अवसर पर कि ये केवल एक शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में हरिद्वार और अधिक चमकने वाला है। माँ गंगा का ये स्थान और भव्य और दिव्य स्वरूप लेने वाला है। आने वाले समय में हम प्रदेश के अंदर युवाओं को हितों को सुरक्षित करने वाली एक समग्र और बहुआयामी युवा नीति जल्दी ही लाने वाले हैं। ये नीति युवाओं को उनके कौशल, उनके रोजगार और उनके व्यक्तित्व पर विकास पर केंद्रित होगी। हमारे युवाओं को अवसरों की कमी न रहे, इसके लिए हमारी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। राष्ट्रीय आयोजन का इस बार मेजबानी का अवसर हमारे प्रदेश को मिला है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है भाइयों बहनों, और आज इसी आयोजन से युवाओं में खेलों के प्रति एक नया विश्वास जागृत होगा। और वो दिन दूर नहीं जब देवभूमि, वीर भूमि और वीर भूमि के बाद खेल भूमि के रूप में भी हमारे प्रदेश को जाना जाएगा। खबर प्रयागराज से है, जहां लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थी प्रदर्शन करने से लगे हुए हैं। अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, तो वहीं लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे अभ्यर्थी और उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक हुई है। एक दिन में कराई जाए परीक्षा, ये अभ्यर्थियों की मांग है। तो वहीं लोक सेवा आयोग ने 2 दिनों की परीक्षा कराने का आदेश दिया था। अब इसी आदेश को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी पुलिस के साथ भी नोकझोंक हुई है। प्रयागराज का पूरा मामला है, जहां लोक सेवा आयोग के बाहर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन करने से लगे हुए हैं और उनकी मांग है कि एक दिन में ही परीक्षा को कराया जाए। तो वहीं लोक सेवा आयोग ने आदेश दिए थे कि 2 दिनों में परीक्षा होगी। अब अभ्यर्थियों की तरफ से कई तरीके की दलीलें दी जा रही हैं, तो वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह पुलिस और अभ्यर्थियों की
झड़प हुई है और इस झड़प में कई नीचे करो। उत्तर प्रदेश परीक्षा देने के लिए आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आए हैं और सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूँ कि अपना धैर्य रखना, अपना मान सम्मान बचा के उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश ये जो षड्यंत्र छात्रों के साथ रचा जा रहा है जब तक बर्दाश्त नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ की सरकार को कहना चाहते हैं कि छात्रों के और छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अभी मेन रोड पे ही है और सब छात्र जो है वो पीसफुल तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। कोई झड़प जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जहाँ पे सभी को अधिकार है कि वो अपनी बात वहाँ पे जाके शांतिपूर्वक बैठ के रख सकते हैं। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो चिन्हित धरना स्थल पर जाएं, अपनी बात रखें और ज्ञापन के तौर पे वो बात जो है वो शासन प्रशासन तक पहुँचाएं। तो अब अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद राजनीति भी पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को युवा विरोधी बताया है, तो वहीं छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। अखिलेश यादव ने कहा है यूपी पीएससी में धांधली रोकने के लिए अभ्यर्थियों की मांग थी, मांग बुलंद हुई तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक उठी। नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं, हम युवाओं के साथ हैं, युवा का आज का नहीं चाहिए बीजेपी। तो अब अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन को लेकर राजनीति भी पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है युवा विरोधी भाजपा सरकार, और अब अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन को लेकर राजनीति पूरी तरीके से अब गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा है हम युवाओं के साथ हैं और युवाओं को अब बीजेपी नहीं चाहिए। यूपीएससी में धांधली को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, अखिलेश यादव ने ये बात कही है। वहीं नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं, अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो जिस तरह प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ भी झड़प होती हुई दिखाई दी है और पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया है। तो इस झड़प में कई छात्रों को चोटें भी लगी हैं और अब अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या कुछ पूरा मामला है, पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प? देखिए, दरअसल पूरा मामला जो है वो 1 डे 1 एग्जाम की डिमांड है अभ्यर्थियों की, और इसी डिमांड को लेकर के आज सुबह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो आयोग का दफ्तर है वहां पर आयोग कार्यालय के पास पहुंचे थे। पुलिस के साथ जहां तक झड़प की बात है, बैरिकेडिंग, क्योंकि पुलिस को पहले से इस बारे में जानकारी थी, पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी, बड़ी संख्या में पुलिस दल वहां मौजूद था। जो वहां पे बैरिकेडिंग की गई थी, कार्यालय तक न जाने के लिए जो रोक बनाया गया था, वहां पर जब लड़के उसको हटा करके जाने लगे तो उस बीच में पुलिस की थोड़ी झड़प हुई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि छात्रों के साथ बातचीत करके उनको समझाया जा रहा था, क्योंकि जो धरना देने की प्रक्रिया है वो चेंज कर दी गई। एक धरना स्थल प्रयागराज में बना हुआ है जहाँ पे किसी भी तरह की डिमांड के लिए जो धरना देना होता है वो उस स्थल पे देना होगा। तो इन छात्रों, इन अभ्यर्थियों को भी यही समझाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अभ्यर्थी नहीं माने और वो गेट पर ही प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। इस बीच तो पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश की, आखिरकार फिर वहीं पर प्रदर्शन शुरू हुआ और इस वक्त भी वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। जो अभ्यर्थी, उनकी एक छोटी डिमांड ये है कि एक 1 डे 1 एग्जाम की जो प्रक्रिया पूर्व में थी, आयोग की जो एग्जाम होते हैं उसी प्रक्रिया के तहत एग्जाम कराया जाए, और इसी को लेकर के आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर मौजूद है। उनकी ये डिमांड है कि जब तक उनकी डिमांड मानी नहीं जाएगी तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। उसके लिए चाहे उन्हें जितने दिनों तक संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। हालांकि पुलिस बल वहां पे बड़ी संख्या में मौजूद है। हर लेवल पर जो अभ्यर्थी हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जो उनकी डिमांड है वो पहले भी इसकी जानकारी आयोग को दे चुके थे। अब दोबारा फिर आए हैं क्योंकि अब तारीखें घोषित हो चुकी हैं परीक्षाओं की, और इसी से अभ्यर्थी अब नाराज है। उनका कहना है कि बगैर उनकी डिमांड पर कोई विचार किए
परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। ऐसे में वो इसका विरोध करेंगे और जब तक कि उनकी जो डिमांड नहीं मानी जाएगी वो प्रदर्शन करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही। अब राजनीतिक मुद्दा भी ये बन चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी पोस्ट करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं युवाओं ने एक बात और कही है, जब पिछली बार लोक सेवा आयोग ने एक ही दिन में परीक्षा कराने के आदेश दिए थे, तो इस बार 2 दिन में क्यों? बिल्कुल, अभ्यर्थियों की नाराजगी इन्हीं बातों पर, और एक जो सबसे बड़ी जो इनकी डिमांड है कि इतना बड़ा प्रदेश है, इतने जिले हैं, अगर सेंटर की व्यवस्था और ज्यादा जिले बढ़ा करके की जा सकती है, बहुत से सरकारी स्कूल हैं, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप वो 2 दिनों में परीक्षा करा रहे हो। इसी बात से अभ्यर्थी जो है वो नाराज है। उसके अलावा उनकी जो और डिमांड है, खासतौर से जो परीक्षा की प्रणाली में चेंज किया गया, 2 दिनों की परीक्षाओं में कुछ सवाल जो होंगे उसमें कौन सा कठिन सवाल है, कौन सा आसान सवाल है, उस पर भी नंबरिंग की जाएगी। इस तरह की कुछ प्रणाली में जो परिवर्तन किया उससे भी वो अभ्यर्थी नाराज है। उनका कहना है कि जो पुरानी प्रणाली थी, जिससे इससे पहले जो एग्जाम कराए जाते थे, उसी आधार पर परीक्षा कराई जाए, और इसी वजह से अभ्यर्थी बड़ी संख्या पर वहाँ मौजूद है। उनका कहना है कि उनकी डिमांड जब तक नहीं मानी जाएगी, जहाँ तक राजनीतिक रूप से बात है, क्योंकि बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं, प्रयागराज की भी एक सीट है फूलपुर, जहाँ पर विधानसभा का भी चुनाव 20 तारीख को प्रस्तावित है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि चलिए साहब, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में पहले चरण के चुनाव में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो झारखंड का रण सज गया है। सभी प्रत्याशी मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। अब ना कोई जनसभा, ना कोई रोड शो, अब बारी है तो सिर्फ चुनाव की। झारखंड की इन 43 सीटों के समीकरण की बात करें तो पहले चरण में जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें 6 SC और 20 ST सीटें हैं। इन सीटों पर महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर महिलाओं को साधने में है। तो वहीं पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेली ड्रॉपिंग के जरिए चुनाव कर्मियों को भेजा जाएगा। तो झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है और उसके लिए चुनाव प्रचार थम गया है। अब सीधा इलेक्शन जो वोटिंग होगी, वोटिंग का रुख किया जाएगा और सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ इस विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जीतने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। तो आज और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज 43 सीटों पर जो पहले चरण में चुनाव होना है उसका प्रचार थम गया है और क्या कुछ समीकरण कहते हैं? देखिए, आज 5 बजे जो है प्रथम चरण के जो चुनाव होने हैं, आज प्रचार थम गया है। निश्चित रूप से अब क्या है कि इन तमाम आज झारखंड में जो 43 सीटों के जो चुनाव है और कुल चुनाव के मैदान में आज 35 उम्मीदवार है और इनकी धड़कनें तेज हो गई है। अब कुछ घंटे हैं, यदि काउंटडाउन शुरू हो गया है अब चुनाव मतदान को लेकर के तमाम प्रत्याशियां अपनी पूरी ताकत प्रथम चरण में बीजेपी से लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने, यानी राहुल गांधी, ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तमाम नेताओं, केंद्रीय मंत्री, सभा जो लोग हैं, वो सभी लोग अपनी पूरी ताकत झोंका है। और वैसे में अब क्या है कि निर्णायक जो कल जो 13 तारीख को जो मतदान है वो निर्णायक होगा। झारखंड का तस्वीर, यानी झारखंड का सरकार कौन बनेगी, ये पूरी तस्वीरें साफ होगी। इस प्रकार से पूरी तरीके से बीजेपी ने दावा कर रही है कि हम जो इन 43 सीटों पर ये चुनाव होगी और वैसे में हम 30 सीटों पर हम कब्जा निश्चित रूप से करेंगे। अब ये जानकारी इस तरीके से दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो वो कह रही है कि हम पूरी तरह से बीजेपी को झारखंड को पूरा साफ कर देंगे और ऐसे में उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि 43 सीटों के चुनाव में हम मात्र 40 सीटों पर हम दावेदारी के 40 सीट जीत कर जाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि इन 13 तारीख को जो मतदान होंगे और इनको अब ये जनादेश मिलेगा नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, झारखंड में सियासत काफी तेज है। कहते दूसरे चरण के चुनाव अब आज समाप्त होने के बाद अब पूरी जो एनडीए की बात कह सकते हैं, एनडीए पूरा अब जो 20 तारीख में चुनाव होंगे अब उन पर दमखम चलेंगे, उनसे अब पूरी तरीके से जोड़ लगाएंगे, क्योंकि वहाँ 20 तारीख को मतदान होना है और वैसे में वहाँ की प्रचार जो थमने की बात जो होगी वो 18 तारीख को समाप्त हो जाएंगे। अब वहाँ भी 5 ही दिनों का समय है। देखिए, कुल मिलाकर के कहा जाए कि इंडिया गठबंधन जो बड़े, यानी कह सकते कि बड़े नेता भी अब झारखंड के संथाल की तरफ कूच करेंगे, कोयलांचल की धरती पर कूच करेंगे और वो अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे।
बिल्कुल अजय, और झारखंड का इतिहास रहा है हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन, तो अब की बार किसकी हवा और जनता किसके पाले में वोट डालेगी, इंडिया या एनडीए गठबंधन, कौन जनता को ज्यादा प्रभावित करने में लगा हुआ है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो तरह तरह के वादे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो अगर समीकरण कहते हैं उसके हिसाब से कौन पार्टी अब तक आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखिए क्या है, प्रथम चरण के चुनाव जो 43 सीटों में है, अब ये अब दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन और एनडीए से मैं अगर बात करूं, दोनों अपनी जो मैनिफेस्टो है ना, उस मैनिफेस्टो पर तमाम के चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस मैनिफेस्टो के बीच में तमाम दोनों जो पार्टियां हैं, अब कह सकते हैं कि महिला वोटों पर काफी फोकस किया है, रोजगार पर फोकस किया है, तमाम योजनाओं को करने की कोशिश की है जिस प्रकार से लंबे समय से ये झारखंड में मांग रही, जैसे जो कह सकते सरना कोड को लेकर के लगातार मांग चलिए जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन धर्म बोर्ड की मांग की है, हमें भी सनातन धर्म बोर्ड का गठन चाहिए। तो देवकी नंदन का बड़ा बयान यहां पर आया है, हम सरकार से सनातन धर्म बोर्ड के गठन की मांग करते हैं। इस बोर्ड का गठन तभी हो जाना चाहिए था जब वक्फ बोर्ड बना था। तो देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें भी सनातन बोर्ड का गठन चाहिए, जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था तभी सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था। तो देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा बयान यहाँ पर दिया है और प्रसिद्ध कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर, सनातन धर्म बोर्ड की मांग कर रहे हैं और मांग करके उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था तभी सनातन धर्म बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर एक बड़ा बयान देवकी नंदन ठाकुर का निकलकर सामने आया। मेरे पास न धन बल है न जन बल है, मेरे पास कोई बल नहीं, मेरे पास सिर्फ सत्य का बल है और ठाकुर जी का बल है और आपका बल है। आप जितनी बड़ी संख्या में दिल्ली में पहुंचेंगे, मुझे लगता है उतने ही बड़े पैमाने पर सरकार हमारी बात को सुनेगी और सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। अभी मेरे पास में कुछ मांगे आई हैं, महाराष्ट्र में कुछ संगठनों ने मांग की है कि नहीं की है, आप लोगों के पास भी खबर होंगी। वो उन्होंने विपक्षियों से कहा है, विपक्षी मतलब जो वहां अभी सरकार में नहीं है, उन लोगों से कहा है, कुछ मांगे रखी, उनमें से कुछ मांग बता देता हूं कि आप जम के बिल वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है उसका विरोध करिए, नौकरियों में 10% आरक्षण दिलवाइए और सबसे बड़ी बात है 1000 करोड़ रुपए हमको देने का वादा करिए। ये कुछ मांगे रखिए। जो और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल पाठक, क्या कुछ पूरा मामला है? देवकी नंदन ठाकुर ने सीधे तौर पर कह दिया है कि उनको भी सनातन धर्म बोर्ड का गठन चाहिए, उन्होंने मांग की है साफ तौर पर। देखिए, आज जो है देवकी नंदन ठाकुर जो है वो लखनऊ में थे, वो मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसी तर्ज पर इस उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म बोर्ड का गठन करते हैं तो मोदी जी से पैरवी करके ये देश स्तर पर सनातन धर्म बोर्ड के गठन की बात रखी जाएगी। आपको बता दें शिवम कि जिस तरह से धर्म संसद यहाँ शुरू हुई है और देवकी नंदन ठाकुर ने आह्वान किया है दिल्ली में धर्म संसद बुलाने का, इसके पहले जो है शंकराचार्य निश्चलानंद ने लखनऊ में धर्म संसद की थी और गाय माता का मुद्दा बनाया था और ये कहा था कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित की जानी चाहिए। धर्म को लेकर के खासकर लखनऊ में गहमा गहमी चल रही है। निश्चलानंद के बाद देवकी नंदन ठाकुर का जो है आगमन वो राजधानी लखनऊ में हुआ है। प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने साफ तौर पे कहा कि सनातन धर्म बोर्ड बनाने की बहुत जरूरत है और जनता से उन्होंने सहयोग की अपील भी की।
नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है क्योंकि प्रसिद्ध कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर और ज्यादातर लोग उनको टीवी पर भी देखता है। अब उसके इस बयान से क्या कुछ हलचल मच सकती है वो अलग बात है। हालांकि इन्होंने जो वक्फ बोर्ड को लेकर बात कही है कि हमें भी सनातन बोर्ड की गठन चाहिए, तो क्या ये जो वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर कब्जों को लेकर अपना मालिकाना हक जता देता था, इसको लेकर भी देवकीनंदन ठाकुर ने कोई बयान दिया है? देखिए, वक्फ बोर्ड का मुद्दा तो भी खटाई में पड़ा है और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के भी राय बची हुई है। और इसी कड़ी में देवकीनंदन ठाकुर का जो ये बयान आया है सनातन धर्म बोर्ड बनाने की, ये काफी गंभीर मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धर्म को लेकर, गाय को लेकर के बड़ी संजीदा सरकार है और इस आधार पर ये कह सकते हैं कि सरकार इनकी मांग सुन सकती है। और जो सनातन धर्म बोर्ड बनाने की बात कही जा रही है, इसके बड़े व्यापक पैमाने पर असर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ बिंदु है। और जिस तरह से हिंदू मंदिरों में मठों की संपत्तियां हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए बोर्ड के गठन की बात जो है लगातार देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से कही जा रही है। चलिए अनिल पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। सपा के बागी एमएलए राकेश प्रताप सिंह अयोध्या रवाना हो गए हैं, तो वहीं पंचकोसी परिक्रमा और रामलला के दर्शन के लिए मऊ से समर्थकों संग राकेश सिंह निकले हैं। माता पिता और कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने पदयात्रा शुरू की है। जय श्री राम के नारों के बीच राकेश सिंह का जगह जगह स्वागत किया गया है। आपको बता दें, महाराज का स्वागत करेंगे। अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राकेश प्रताप सिंह सुर्खियों में आए थे और सुर्खियों में आने के बाद उन्होंने साफ तौर पर उस समय भी कहा था कि उनका काफी मन था अयोध्या मंदिर के दर्शन करने का, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको रोका। और अब राकेश प्रताप सिंह पूरे शान और शौकत के साथ अयोध्या मंदिर के दर्शन करने के लिए रवाना हो चुके हैं। माल्यार्पण के साथ पूज्य मौनी स्वामी जी महाराज का स्वागत करेंगे। आदरणीय स्थान ग्रहण कर लें, जिससे औपचारिक रूप से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो। हमारे मध्य उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय श्री आज यानी 11 नवंबर को हरिद्वार में गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शाम के समय उत्तराखंड की धर्म नगरी हरिद्वार के लगभग 52 घाटों पर 3 लाख से अधिक दिए जलाए गए। इसी के साथ ही जिले में ड्रोन शो। तो कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं, आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं होगा भाई, आगे वाले बैठ जाएगा। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। पवित्र गंगा सभी की पूजनीय माता है। जीवन दायिनी ही नहीं, अब तो मोक्षदायिनी भी है। मानव मात्र को से मुक्ति है। हमारा आप सभी गंगा से निवेदन है कि आप सब मां गंगा की पवित्रता एवं हमारे साथ दोहराते हुए रंगकुंड पर आज गंगा मैया की साक्षी में संकल्प लेते हैं। जीवन मां गंगा के जल की पवित्रता एवं निर्मलता बनाए रखने हेतु गंगा जल को प्रदूषित नहीं करेंगे। मां गंगा की साक्षी में आप सभी से
हमारे जो ये संकल्प किया है, इस संकल्प की सार्थकता के लिए हमारा आप सभी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि सामने की ओर जो यात्रीगण पॉलिथीन बिछाकर बैठे हुए हैं अथवा पॉलिथीन का किसी भी रूप में प्रयोग कर रहे हैं, हमारा उनसे विनम्र निवेदन है जाते समय पॉलिथीन देखने को मिलेंगे। दूर किसी स्थान और ये पहचान हमारे युवा प्रदेश कर्मणा कर्मांग देवी श्री गंगा भागीरथी प्रियताम नमः दीर्घाशीष होम दीर्घायु घरे घरे वैदवा घनात्म दीर्घायु भूत्वा शतवर्षा मंत्रार्था सफला सन्तु घोड़ा सन्तु मनोरथा शत्रुणा बुद्धिराजोस्तु कृपया ग्राउंड खाली कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की बैटिंग आपने नहीं देखी होगी तो आज दिखाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया ग्राउंड खाली कर देंगे तो अच्छा देखने को मिलेगा। करेंगे शहरी विकास आवास मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल साहब। भैया किधर जाओ, भैया किधर जाओ।
अब मैं दोनों टीम के कप्तानों से अनुरोध करता हूं कि पिच पर शहरी विकास आवास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल सर से अनुरोध है कि आप टॉस कराने के लिए पिच पर माननीय मंत्री जी शहरी विकास आवास मंत्री माननीय श्री प्रेमचंद अग्रवाल आप टॉस कराएंगे दोनों टीम प्लीज सर दोनों टीम हमारा यूथ और हमारा प्रेस क्लब के भी जाने माने खिलाड़ी है जैसे हम देखते आए हैं राष्ट्र इसी तरह से हमारा यूथ